शाम का समय था। देविका रसोई में खाना बना रही थी। तभी एक जोर से आवाज आती है। देविका उस आवाज के पास जाती है तो देखती है कि उसकी सास संजना की कमर अकड़ गई है और वो अपनी कमर को पकड़े हुए बोलती है, हाय राम, मर गई मैं तो। अरे बहू जरा देख तो, उठा मुझे। अरे माँ जी, आपकी कमर फिर से अकड़ गई क्या? आपको मना किया है ना कि आप झुका मत कीजिए, फिर सुनते क्यों नहीं हैं आप? और मैंने बोला था कि एक बार मुझसे मालिश करवा लिया कीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ मानना ही नहीं होता है। चलिए अब मेरा हाथ पकड़िए। अरे बहू, मुझे लगा दवाई खाकर आराम पड़ जाएगा, लेकिन ये तो दोबारा हो गया। चश्मा उठा रही थी कि इतने में ही गई मेरी कमर। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ कमरे में चलिए, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। सरसों के तेल में लहसुन डालकर लाती हूँ और फिर गरम तेल से आपकी मालिश करती हूँ। ये बोलकर वो अपनी सास को लिटा देती है और रसोई में जाकर लहसुन का तेल गरम करके लेकर आती है और ठंडा करके अपनी सास को पीठ के बल लिटाकर उसकी कमर की मालिश करती है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे वाह बहू, तेरे से मालिश करवाकर बहुत अच्छा लग रहा है। गरम गरम तेल, वाह, इतना अच्छा लग रहा है। इसलिए कहती हूँ कि मुझसे मालिश करवा लिया कीजिए, आपकी नसों में अकड़न नहीं होगी इससे, और फिर आप जैसे मर्जी बैंड हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या बोली बहू तू? अरे बस यूं ही, मैंने तो एग्जाम्पल दिया था। अच्छा, मालिश पर ध्यान दे, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। मजा आ गया बहू, आराम लग रहा है मुझे तो। शुक्रिया माँ जी। ऐसे ही वो आधे घंटे तक मालिश करती है। कुछ देर बाद उसका पति अरमान घर आता है। देविका उसे पानी देती है तो उसका चेहरा देखकर देविका बोलती है, अरमान, ये क्या हुआ? आपके चेहरे पर ये काले धब्बे कैसे? सुबह तक तो ठीक थे। अरे नहीं देविका, ये 3-4 दिन से हैं, बस तुम्हें दिखाई नहीं दिए थे। आज डार्क हो गए हैं ये स्पॉट्स। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अपना चेहरा। ऑफिस में मेरे जूनियर मुझे ऐसे देखकर हंस रहे थे, बहुत बेकार लगा मुझे। तो मुझे बताया क्यों नहीं? सो रही थी मैं, इतना ध्यान नहीं दे पाती। अरमान, लेकिन मुझे अब पता है कि मुझे क्या करना है। अब मैं आपके चेहरे को एकदम ग्लोइंग बना दूंगी, वो भी आज रात ही। सच देविका, तुम पक्का कर दोगी ना? हाँ अरमान, कोई शक है आपको? नहीं नहीं मेरी जान। अरे माँ जी ने कहीं देख लिया तो? अरे तुम चिंता मत करो, माँ तो अंदर है, वो नहीं आएंगी। नहीं, मैं बाहर हूँ और तेरी माँ ने देख लिया है सब। दोनों अपनी माँ को देखकर जल्दी से दूर हो जाते हैं और घबराकर कहते हैं, माँ जी वो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, यही आए थे मेरे पास। नहीं माँ, मैं नहीं, ये आई थी, लिपट गई जैसे ही ऑफिस से आया तो। झूठे, खुद लिपटे थे मुझसे। माँ। अरे क्या हुआ? अरे बच्चों, मैं तो तुम्हारी टांग खींच रही थी। करो करो, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, जाइए मत, खाना खा लीजिए, मैं लगा देती हूँ, और आप भी फ्रेश होकर आ जाइए। ओके देविका मैडम। अरमान उसकी बात सुनकर कपड़े चेंज करके आता है। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी संजना बोलती है, अरमान बेटा, ये तेरे चेहरे पर अचानक से निशान कैसे? अरे माँ पता नहीं, अपने आप ही हो गए, पर आप चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएंगे। देविका शायद अपना कुछ नुस्खा करे। आपको कैसे पता कि मैं आप पर अपना नुस्खा अपनाने वाली हूँ? तुम्हारा पति हूँ, इतना तो पता है कि तुम नुस्खे से ही करोगी। चलो अच्छी बात है। अरे बहू, वो मेरी सहेली की बहू है रेखा, उसके बाल काफी टाइम से झड़ रहे हैं, तो मेरे से पूछा उसने, लेकिन मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। अगर तुझे पता है तो तू बता दे। अरे माँ जी, उपाय है ना। आप उससे बोलो कि वो 2 प्याज ले, उसका पेस्ट बना ले, फिर उसे सरसों के तेल में भूने। तेल गाढ़ा होने के बाद उसे छान कर अलग कर ले, और ठंडा होने के बाद हफ्ते में 3 बार रात को सोने से पहले अपने बालों में लगाए, या फिर बाल धोने से 3 घंटे पहले लगा ले। इससे उसके बाल सॉफ्ट भी हो जाएंगे, मोटे भी हो जाएंगे और झड़ना भी रुक जाएंगे। ठीक है बहू, मैं उसे बता दूंगी। वैसे बहू, एक बार फिर से शुक्रिया, तेरी वजह से मुझे कमर में बहुत आराम मिल गया। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद सब खाना खा लेते हैं और रात को देविका जब अपने कमरे में आती है तो उस वक्त वो नीम का फेस पैक बनाकर लाती है और अरमान से बोलती है, अरे अरमान, आप लेट जाओ, मैं आपके फेस पर पैक लगा देती हूँ। सुबह तक आपके सारे ब्लैक स्पॉट देखना गायब हो जाएंगे एकदम। ठीक है, लेट जाता हूँ। और हाँ, आप सुबह इसे वॉश कर लेना। ओके? ओके जानू। अरमान की बात सुनकर वो उसके फेस पर फेस पैक लगा देती है
और खुद भी सो जाती है। अगले दिन देविका नींद से उठते हुए बोलती है, अरमान जी उठिए, सुबह हो गई है, आपको फेस पैक भी धोना है अपना। हाँ देविका, उठ रहा हूँ मैं। कुछ देर बाद दोनों उठ जाते हैं। देविका कमरे में उसका जूस लाती है और वो नहाकर बाहर आता है। उसे देखकर देविका बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना कि आपके चेहरे के स्पॉट्स रात भर में गायब हो जाएंगे। सच्ची? अभी देखता हूँ। अरे हाँ देविका, और मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। अब बता दो मेरी प्यारी सी बीवी, इसमें क्या डाला था? मैंने इसमें नीम की पत्तियाँ, एलोवेरा जेल और विटामिन ई के कैप्सूल मिलाए थे और उन्हीं का पेस्ट बनाकर आपके चेहरे पर लगाया था। शादी से पहले मैं भी लगाया करती थी, तभी तो मेरी स्किन एकदम ग्लास स्किन जैसी थी। ओहो, आई लव यू मेरी जानूड़ी। अच्छा, तो मेरी तरफ से भी सुन लीजिए, आई लव यू टू जानूड़ा। देविका उसे ऐसा बोलती ही है कि अरमान अपने गीले बाल उस पर झटक देता है और पानी की छींटें देविका के फेस पर जाती है। तभी वो फ्लावर पॉट से पानी लेकर अरमान पर डाल देती है और इस तरह दोनों प्यार से नोक-झोंक वाली फाइट करने लगते हैं। वक्त बीतता है। ऐसे ही देविका के नुस्खे कभी उसके काम आते तो कभी उसके घर वालों के। रात के 11 बज रहे थे और सब सो रहे थे। तभी देविका को रात को एक रोते हुए छोटे बच्चे की आवाज आती है। वो उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। बच्चे की रोने की आवाज बढ़ने लगती है और देविका अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी, ये बच्चे की रोने की आवाज कितनी ज्यादा आ रही है। अरे किसका बच्चा है जो इतनी रात को रो रहा है? अरे साथ वाली पड़ोसन की बेटी आई है, उसी का बच्चा रो रहा है बड़ी देर से। माँ जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बार उस बच्चे के पास चली जाऊँ। वो कब से रो रहा है, मुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही। मैं एक बार जाऊँ? पर बहू, तू इस टाइम किसी और के घर जाएगी, क्या सोचेंगे वो? एक बार हो आती हूँ ना माँ जी। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। दोनों उसके घर के दरवाजे पर जाते हैं। तभी उस बच्चे की माँ रिया बोलती है, जी आप, कुछ काम था क्या? जी माफ कीजिए, आपके घर इस वक्त आई, मुझे कोई काम नहीं है। बस आपका बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए सोचा कि एक बार आकर देख लूं। अगर बुरा न माने तो मैं एक बार आपके बेबी को चुप करवाऊं? जी आइए। देविका अंदर आकर बेबी को अपनी गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश करती है। तभी देविका बोलती है, अच्छा बेबी कब से रो रहा है, क्या कर रहा था, आप थोड़ा बता सकती हैं? मुझे मदद मिल जाएगी। जी मेरी गोद में ही खेल रहा था, फिर अचानक से रोने लग गया। अच्छा, तो इसकी नाभि भी उतर गई है। मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। आप सरसों का तेल हल्का सा गरम करके ले आइए। जी ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। रिया बच्चे के लिए हल्का तेल गर्म करके लाती है। फिर देविका बच्चे को लिटाकर उसके पेट की तरफ प्यार से मालिश करती है। ऐसा वो 15 मिनट तक करती है, जिसके बाद बच्चा रोना बंद कर देता है और उसकी नाभि ठीक हो जाती है। जिसके बाद बच्चा आराम से सो जाता है और रिया रोते हुए कहती है, मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने मेरे बच्चे को ठीक करके एक माँ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे कोई बात नहीं, मुझे शायद इसका हाल पता था, इसलिए भगवान ने मुझे आपके पास भेजा। जैसे ही मैंने आपके बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। वो क्या है ना, छोटे बच्चे हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं, ऐसे रोते हुए नहीं। और शुक्रिया की तो कोई बात ही नहीं है, मैं आपकी बहन जैसी हूँ। अब जब आपका बेबी उठेगा ना तो देखना वो कितना खेलता हुआ उठेगा। और हाँ, एक बार उसकी मालिश जरूर कर देना इस तेल से। ठीक है। अच्छा बेटा, अब अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। जी अब चलते हैं। इस तरह देविका अपने घरेलू नुस्खों से बच्चे की मदद करके उसकी परेशानी को दूर करती है। और यूं ही देविका अपने घरेलू नुस्खों से सबकी आए दिन मदद किया करती। सीमा की शादी के बाद उसका ससुराल में दूसरा दिन था, लेकिन कुंती की पड़ोसन विमला कुंती की बहू सीमा की मुंह दिखाई करनी आती है, तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि कुंती की बहू सीमा ने अपनी ही सास को आंखें दिखाई। ये देखकर विमला कुंती से कहती है, कुंती क्या बात है, तेरी बहू ने आग दिखाई, कोई जवाब भी नहीं दिया तूने। ऐसे क्या बात हो गई जो अपनी बहू के आग दिखाने से तो डर गई? अरे नहीं नहीं विमला, मुझे कोई आग दिखाए ये तो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। वो दरअसल मेरी बहू कुछ कह रही होगी, उसने इशारा किया था। सीमा अपनी सास को इसीलिए आंखों से इशारा कर रही थी, यानी आंखें दिखा रही थी,
क्योंकि सीमा का फोन बज रहा था और कुंती सीमा की मुंह दिखाई के लिए विमला के सामने सीमा को खड़ा कराए काफी समय से बातें कर रही थी और उसे जाने नहीं दे रही थी, जिस वजह से सीमा अपनी सास को आंखें दिखाती है। विमला इस बात को मोहल्ले वालों को बता देती है और मोहल्ले वाले भी कुंती से कहने लगते हैं कि बहू को आए 2 दिन भी हुए हैं कि कुंती भी अपनी बहू से डरने लगी। लेकिन देर शाम से विमला कुंती के घर आती है, जहां उसे कुंती तो नहीं मिलती, लेकिन कुंती की बड़ी बहू जूही दिखती है, जिसे देखकर विमला बोलने लगती है। बहू, तेरी सास नजर नहीं आ रही है, कहीं गई है क्या? मुझे कुंती से मिलना था। नहीं आंटी जी, वो तो घर पर ही नहीं है, अभी अभी मार्केट के लिए निकली है। आपको कोई काम हो तो बता दो। हाँ, काम तो था, कुंती आएगी तो उससे ही मिलकर कह दूंगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अब जैसे ही विमला जाने लगती है, जूही विमला को देखकर कहती है, आंटी जी, चाय पीते जाओ, आए हो तो बैठ जाओ, थोड़े समय के लिए फिर चले जाना। इतना कहने के बाद जूही अपनी देवरानी सीमा से चाय बनाने के लिए कहती है, लेकिन सीमा जूही को आंखें दिखाने लगती है क्योंकि वो बर्तन धोने जा रही थी। ये देखकर विमला जूही से कहती है, आजकल के बच्चे भी ना बड़ों की तो कदर ही नहीं करते। ना जाने कुंती की छोटी बहू कैसे संस्कार लेकर आई है। उस दिन कुंती को आग दिखा रही थी, आज तुझे आग दिखा रही है। अरे विमला आंटी, मैंने इस घर में जितना सहा है और कहीं सह ले तो बताना। खैर आप बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे बैठना बहू, चाय तो मैं घर पर भी पी लूंगी, लेकिन मुझे ये बता कि कुंती की ये नई बहू ऐसे क्यों है? कोई चक्कर है क्या? हर किसी को ऐसी आग दिखाती है क्या ये? आपको पता नहीं है, कल तो देवर जी को भी आंख दिखा रही थी। अब माँ जी ने उन्हें पैसे देने के लिए कहा तो। अब विमला के चले जाने के बाद सीमा का पति राजेश कमरे में आता है, लेकिन तभी सीमा रोमांटिक अंदाज में अपने पति से कहती है, क्या बात है, आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो और मेरा मूड भी काफी रोमांटिक है। मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहिए ना। राजेश इतना सुनते ही मन सोचने लगता है। शादी से लेकर आज तक करीब 4 दिन बीत चुके हैं और इसने मुझे कितनी बार आंखें दिखाई है, और अब कह रही है कि मेरी आंखों में आंखें डालकर रोमांटिक बातें करो। ना बाबा ना, मुझसे ना हो पाएगा, मुझे बहुत डर लगता है। राजेश मन में ये सोच ही रहा होता है कि तभी सीमा राजेश को फिर से रोमांटिक अंदाज में कहती है, अजी कहाँ खो गए आप भी? मेरा मूड रोमांटिक है, आप हैं जो सोचने में लगे हैं। मेरी आंखों में देखने से डर लगता है क्या? वो मुझे माँ आवाज दे रही है। मैं 2 मिनट में आया, तब तक तुम रोमांटिक बातें सोच लो। इतना कहने के बाद राजेश भी अपने कमरे से चला जाता है और खुद से कहता है, ना जाने कैसी बीवी मिली है, अब तो मैं रोमांटिक होकर अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर देख के बात भी नहीं कर सकता। कितनी डरावनी लगती है ये। राजेश भी अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर बात करने से डरता था, तो भला वो रोमांटिक कैसे होता। सीमा की आंखों ने उसकी सास कुंती और जेठानी जूही को भी डरा के रखा था। बिना बात सीमा आंखें दिखा दिया करती थी। अब अगली सुबह सीमा अपने पति के लिए कपड़े निकाल कर जाती है और अपने पति से कहती है, आज ये पैंट कमीज पहनकर जाना, मैंने ये आपके लिए निकाल दिया है। किचन में आपका लंच पैक करने जा रही हूँ अब। सीमा इतना बोलकर किचन में काम करने जाती है और अपने पति को लंच पैक करके भी दे देती है। कुछ समय बाद उसे याद आता है, जो पैंट उन्हें मैंने पहनने को दी, शायद नहीं, सच में वो फटी हुई है। कहीं ये निकल ना गए हों, देखती हूँ कहाँ गए। इतना बोलकर सीमा बालकनी में जाकर अपने पति को देखने लगती है, जो कि अभी अभी तुरंत घर से निकला होता है और विमला की बहू सुहानी से बातें कर रहा था। तभी राजेश भी अपनी पत्नी को देखता है कि वो बालकनी में खड़ी आंखें दिखा रही है, लेकिन सीमा तो उसे बताना चाह रही थी कि उसकी पैंट फटी हुई है, लेकिन राजेश समझता ही नहीं है और उसकी पत्नी सुहानी से बात करता देखकर उसे आंखें दिखा रही थी। ये देखकर राजेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और अब सुहानी कहती है, अरे भाभी, मैं तो बस उनसे ये कह रही थी कि आते वक्त माँ जी की दवाई लेते आना। वैसे तो ये मेरे छोटे भाई की तरह है, आप इन्हें ऐसे डरा क्यों रही है? सुहानी की बातें सुनकर सीमा कुछ नहीं कहती और राजेश भी ऑफिस चला जाता है। लेकिन ऑफिस से जब वो देर शाम आता है तो सीमा पर बहुत चिल्लाता है और उसी ने उसे ये फटी हुई पैंट पहनने को कहा था। तभी सीमा अपने पति राजेश से कहती है,
इसलिए मैं बालकनी में खड़ी खड़ी आपको आंखों से इशारा करके बता रही थी कि आपकी पैंट फटी हुई है, लेकिन आप तो मुझे देखकर ऐसे चले गए जैसे विमला की बहू के साथ कोई रोमांटिक बातें चल रही हो आपकी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ऑफिस में सारे लोगों ने मेरा मजाक बनाया है। बहू, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तू आंखें क्यों दिखाती है। बेचारा राजेश डर गया होगा कि वो विमला की बहू से बातें कर रहा था। सीमा की हर बात पर आंखें दिखाने की आदत से तो कुंती, सीमा की जेठानी और उसका पति भी परेशान आ गए थे। लेकिन इस बार सीमा मार्केट जाती है। मार्केट से लौटते वक्त वो देखती है कि विमला की बहू के सामने 2-3 लड़के खड़े हैं जो सुहानी से बदतमीजी कर रहे थे। तभी सीमा उन लड़कों के पास पहुंचती है और वो लड़के सुहानी से कह रहे थे, अरे मैडम, कहो तो घर पहुंचा दे, सामान भारी होगा, अगर बैठना हो तो हमारे आगे बैठ सकती हो, बाइक पर बस इतनी ही जगह बची है। इतना सुनने के बाद सुहानी तेज तेज चलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो सीमा को देखती है सुहानी रुक जाती है। तभी वो लड़का सुहानी से कहता है, लगता है दोनों को ही लिफ्ट देनी पड़ेगी, तो बता दो किसे कहाँ बैठना है, सीट तो है नहीं, बाकी आप लोगों की मर्जी। इतना सुनने के बाद सीमा उन लड़कों को आंखें दिखाने लगती है। तभी वो लोग भी सीमा की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर कहते हैं, अरे भाग भाई यहाँ से, ये तो कहीं पागल खाने से भाग कर आई है, पगलेट है ये, देख कैसे हमें आंखें दिखा रही है। इतना सुनने के बाद वो लोग भी बाइक स्टार्ट करके चले जाते हैं। लेकिन सीमा सुहानी का हाथ पकड़कर कहती है, मेरी पुरानी आदत है आंख दिखाने की, चाहे वो बात सही हो या गलत, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता, जैसे तुम उस दिन समझ नहीं पाई थी। दरअसल उनकी पीछे से पैंट फटी हुई थी, इस वजह से मैंने उन्हें आंखें दिखा रही थी, तुमने ही गलत समझ लिया था। गलत तो मैंने आज भी समझ लिया था, लेकिन अगर आप नहीं आती तो ना जाने ये बदतमीज लोग मेरे साथ क्या ही करते, कब से मेरा पीछा कर रहे थे। वैसे तो सीमा के घर में सभी उसकी आंख दिखाने की हरकत से परेशान थे और यहाँ तक कि जब भी सीमा आंख दिखाती तो उसके सारे ससुराल वाले डर जाते। लेकिन कई जगह पर सीमा का आंख दिखाना उन लोगों को फायदा भी करता है और मुसीबतों में पड़ने से भी बचाता है। मानसी एक बहुत ही बड़े घर की लड़की थी जिसका जन्म लंदन में हुआ था और लंदन में ही वो पली बड़ी थी। हालांकि उसके पिता किशोर जो कि इंडिया में रहते थे और वो चाहते थे कि मानसी की शादी इंडिया में हो और वो हमेशा के लिए इंडिया में ही शिफ्ट हो जाए, जिसके लिए वो अपनी बेटी को वापस इंडिया बुला लेते हैं और उसका रिश्ता आदर्श नाम के एक लड़के से पक्का कर देते हैं और आदर्श को अपनी बेटी से मिलवाते हुए बोलते हैं, वेलकम माय सन इन लॉ, आओ आओ, मैं और मानसी तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। अच्छा बाबूजी, आपका तो दिख रहा है कि आप हमारा वेट कर रहे हैं, पर मानसी जी वो नजर नहीं आ रही, छुपकर हमारा वेट कर रही हैं क्या? नहीं नहीं माय सन इन लॉ, हम सब इंडिया ही शिफ्ट हो गए हैं, तो मानसी बिटिया जरा अपने कमरे में है। फिर तो हमें भी देखना चाहिए, है ना ससुर जी? उसका रूम हमारा भी तो है और हमारा रूम उसका, हम अभी आए। आदर्श मानसी के पास उसके कमरे में जाता है जहां मानसी सर पर चुन्नी रखकर और माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ी पहनकर मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही होती है और आदर्श को देखते ही शर्माते हुए बोलती है, अरे मेरे होने वाले पति देव जी, क्यों पहचान लिया ना मुझे? पहचान तो लिए, वैसे एक बात बोले? बोलो मेरी जान, अब क्या शर्माना? तुम बहुत नोटी हो और हमें नोटी इंसान बहुत पसंद है। वो दोनों आपस में थोड़ी देर तक बातें करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। मानसी भी आदर्श को खुशी खुशी अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। शादी की सुहागरात वाले दिन आदर्श अपनी और मानसी की पहली मुलाकात याद करता है और सोचता है कि उस दिन की तरह ही मानसी घूंघट में होगी और जब वो उसके पास जाएगा तो वो शर्मा रही होगी और धीरे धीरे वो उसके कानों में कुछ बोलेगी। ये सब सोचते हुए वो अपने रूम में जाता है जहाँ मानसी नहीं होती और वो वहीं खड़ा होकर सोच रहा होता है। तभी मानसी 3 पीस मैक्सी पहने हुए गाते हुए पीछे से आती है, धीरे धीरे हौले हौले आजा मेरी बाहों में आ जाना। ना सर पे पल्लू डाले, ना मुझसे शर्माए, ना धीरे धीरे बोले, ना चूड़ी खनकाए। ये कैसी दुल्हन है,
ये मेरी उलझन है। ओफो पति देव, इतना क्यों डर रहे हो? अरे तुम्हारी वाइफ ही तो हूँ और तुम्हें तो नॉटीपन बहुत पसंद है ना, तो चलो फिर थोड़े से नॉटी हो जाते हैं। वाइफी, नोटी तो हो जाएंगे, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, पर थोड़ा शर्माओ तो। शर्माते हुए जो नोटीपना करते हैं ना, उसका अलग ही मजा होता है। सीरियसली तुम बहुत बोरिंग हो। तुमसे अच्छा तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। माय डियर वाइफ, तो तुमने अपने एक्स के साथ सारी नोटी हरकतें कर रखी हैं? नो पति देव, आई एम कम्प्लीटली इंडियन और इंडियन लड़कियां शादी से पहले किसी के साथ नोटी नहीं होती, यू नो ना। आई नो वाइफी, पर आप इतनी नोटी हैं, मुझे लगा कुछ नोटी हरकतें कर गई हो। हे भगवान, ये कैसी बीवी दे दिए हो? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मानसी एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन वो आदर्श के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उसके दफ्तर जाती है, जहां उसको छोटे कपड़ों में देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और पियोन उसके पास आकर बोलता है, मैडम, आपको किस सर से मिलना है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो छोड़ दीजिए ना अपनी ये नौकरी, क्योंकि आप इस उम्र में भी बहुत कूल हैं। कोई भी दूसरी नौकरी मिल जाएगी आपको तो। और मैं चली अपने पति आदर्श के पास। मानसी आदर्श के कैबिन में जाती है और वहाँ टेबल पर खाना रखकर बोलती है, पति देव, इट्स लंच टाइम और आज मैं आपके लिए अपने हाथों से लंच बना कर लाई हूँ। आपको लंच खाना है और बताना भी है कि कैसा बना है। अरे तुम हमारे लिए इतने प्यार से बना कर लाई हो, तो हम क्यों नहीं खाएंगे? वैसे तुम यहाँ कैसे आई? अपने इन सुंदर सुंदर पैरों से चलकर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत हो गई बातें, अब खाना खाते हैं, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मानसी टिफिन खोलती है और उसकी रोटी देखकर आदर्श उससे कहता है, वाइफी, ये कौन से देश का नक्शा है? पति देव, ये इंडिया का ही मैप है। पता है मैंने कितनी मुश्किल से बनाई है ये रोटी, और देखो मेरा तो हाथ भी जल गया। अरे फिर क्यों इतना कष्ट किया? नौकर और माँ तो है ना। क्या पति देव, आप क्यों भूल जाते हैं बार बार? आई एम कम्प्लीटली इंडियन और मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है कुछ दिन के लिए, क्योंकि सबको आराम चाहिए होता है ना। उसकी ये सारी बातें सुनकर आदर्श अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और उसके हाथों से जैसे तैसे खाना खा लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन मानसी के पास उसकी दोस्त रिया का कॉल आता है और वो मानसी से बोलती है, क्या यार मानसी, तू अब इंडिया में क्यों रहती है? मुझे तो लगता है कि तेरी फैमिली में किसी को तुझसे प्यार ही नहीं है, इवन तेरे हस्बैंड को भी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही है यार? आदर्श जी बहुत अच्छे हैं और मैं खुद भी तो एक इंडियन हूँ, तो मुझे अपने देश में रहने में कोई दिक्कत क्यों होगी? और तू भी तो यहीं से है, तो कभी मिलने आ जा। नो बेबी, मुझे नहीं आना। मैंने तो जस्ट वन टाइम अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे यहाँ आना है और वो मेरी खुशी के लिए मुझे यहाँ ले आए। ओके देन, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। रिया की बातें मानसी के दिमाग में घर कर जाती हैं और वो अपनी नोटी हरकतें छोड़कर ज्यादा से ज्यादा टाइम सीरियस रहने लगती है और सारा काम करना भी छोड़ देती है। और एक दिन वो आदर्श से जिद करते हुए कहती है, आदर्श जी, अब मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे मेरे पापा के घर जाना है। हमें पता है तुम बहुत नोटी हो और ये सब हमें सताने के लिए कर रही हो, क्यों, है ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही और आप तो मुझे प्यार भी नहीं करते। अरे ये कैसी बात ही कर रही हो? हम तुमसे प्यार नहीं करते? हमने तुम्हें आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हमने तुमको सारे ऐशो आराम दिए। माना हम तुम्हारे पिताजी जितने अमीर इंसान नहीं हैं, और इसका मतलब ये तो नहीं हम तुमसे प्यार नहीं करते। अगर मुझसे प्यार करते तो इतने दिनों से मुझे यहाँ नहीं रखते, मुझे कहीं बाहर ले जाते, कहीं घुमा कर लाते, लंच करवाते और मुझसे घर का इतना सारा काम भी नहीं करवाते। मानसी, भूलिए मत, हमने कभी नहीं कहा था कि आप हमारे घर का काम करें। ये सब आपकी खुद की इच्छा थी। हाँ थी, और ये सब मैंने आपके लिए ही किया। मानसी आदर्श से लड़ाई करने के बाद उसका घर छोड़कर चली जाती है और रास्ते में वो रिया को देखती है। तो जब वो रिया से बात करती है तो रिया उससे कहती है, मुझे माफ कर दे मानसी, मैंने तुझसे झूठ बोला। असल में तो मैं यहीं पर हूँ और मेरे पति तेरे पति जितने अच्छे नहीं हैं। बस तेरे आगे शो ऑफ करने के लिए मैंने ये सब बोला। ये सच्चाई सुनकर
मानसी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और अपनी भूल को वो सुधारने के लिए अपने पति के पास जाकर उससे माफी मांगते हुए बोलती है। पतिदेव, माफ कर दो ना अपनी नॉटी वाइफ को, उससे गलती हो गई। अरे सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए ना तो उसे भूला नहीं बोलते। और तुम तो सच में सुबह गई और शाम को ही वापस आ गई। आदर्श उसको उसकी छोटी सी गलती के लिए माफ कर देता है और वो दोनों फिर से एक साथ रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन फिर से मानसी नोटी होते हुए अपने पति को गाते हुए बोलती है। धीरे धीरे, हौले हौले, आजा मेरी बाहों में आ जाना, प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना, ना कर जरा भी फिक्र, मिला मिला नजर से नजर, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। उसकी नोटी हरकतों पर एक बार फिर से आदर्श फिसल जाता है और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नोटी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी नोटी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।